हाय हमारी क्लास होने वाली है एनीमा के बारे में। बेसिकली एनीमा भी उन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जो कि बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ना। देखिए, कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम है तो उसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रिपीट क्यों होते हैं? बेसिकली जो पेपर बना रहा है उसकी आइडियोलॉजी ये है कि वो जो आपका मैक्सिमम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर कर ले। और रिपीटिशन के पीछे एक और वजह होती है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तो इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन जो आदमी जो एग्जामिनर है वो जो पेपर बनाएगा तो उसके सामने पहले जितने भी 100 200 500 पेपर रखे होते हैं वो सारे नहीं होते हैं। वो उसका बेसिकली एम ये नहीं होता है कि ये क्वेश्चन रिपीट ना हो, उसका एम ये होता है कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं। ठीक है। तो उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? एनीमा। एनीमा के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एनीमा क्या होता है, क्या इंडिकेशन है, कितने टाइप्स का होता है, और इसके साथ साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं एनीमा होता क्या है, तो देखिए, एनीमा क्या है? इंस्टिलेशन ऑफ एनी फ्लूइड और सॉल्यूशन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। हमने लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सॉल्यूशन डाला। ठीक है। किसी भी पर्पज के लिए उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे अपना एनीमा। ठीक है। ठीक है। कई पर्पजेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं। किसके थ्रू? वाया एनस और रेक्टम। ठीक है। आपकी एनल कैनाल के थ्रू हम लोग क्या डाल रहे हैं? जो है कोई भी सॉल्यूशन डाल रहे हैं। ठीक है। तो अब ये सॉल्यूशन जो है ये कुछ भी हो सकता है, डायग्नोस्टिकली हो सकता है, इसके अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं, इसी के बेस पर बहुत सारे तरीके के एनिमाज होते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की कि हमने जो भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाला, तो ड्यूरेशन के बेस पे मतलब कितने तरीके का रहेगा। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो बेसिकली आपका जो एनिमा है वो किस किस पार्ट को आपके इंटेस्टाइन के को अफेक्ट करता है, फिर कवर करता है। तो देखो, सिग्मोइड कॉलोन और रेक्टम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भैया जो आपका एनीमा है वो कहाँ कहाँ तक जाता है, बेसिकली किस पार्ट को कवर कर रहा है। तो कवर किसको करता है? सिग्मोइड कॉलोन को करता है। और उसके साथ में किस चीज को कवर करता है? आपका रेक्टम को कवर करता है। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ एनीमा की, तो एनीमा के दो मेजर टाइप हैं कि कितनी देर तक आपने जो सॉल्यूशन डाला है वो रहेगा। उसके बेस पे दो तरीके के एनीमा होते हैं, है ना। या फिर दोनों का मतलब वेरी डिफरेंट पर्पस है। तो देखिए, बेसिकली पहला है इवैक्यूएंट एनीमा। है ना। इवैक्यूएंट एनीमा क्या होते हैं कि जो आपका फीकल मेटल है उसके साथ में एज फास्ट एज बाहर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि 10 से 20 मिनट के बाद में बाउल मूवमेंट होगा और आपका एनीमा बाहर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दूसरा, रिटेन्ड एनीमा, तो आपका जो रिटेन्ड एनीमा है ये क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर रहता है 2 से 3 घंटे तक, और उसके बाद में जो इसका डिजायर्ड इफेक्ट है जिस लिए हमने एनिमा को दिया है, तो वो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है? हमको मिलता है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया बेसिक जो मेजर दो टाइप हैं वो क्या है, आपके इवैक्यूएंट एनीमा है और रिटेन्ड एनीमा है। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इवैक्यूएंट एनीमा की,
तो इवैक्यूएंट एनीमा के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, वन बाय वन उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इवैक्यूएंट एनीमा किस किस तरीके का होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा की, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा का जो सबसे पहली बात तो क्या है कि इसका यूज कहाँ होगा, तो यूज होगा देखो टू इंड्यूस डेफिकेशन और टू इंड्यूस डेफिकेशन और टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, या तो किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तब आपने एनीमा दिया है, या फिर हमको बाउल मूवमेंट कराना है प्रायर टू एनी सर्जरी। देखो जैसे एनीमा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि 1.5 से 2 घंटे पहले किसी भी सर्जरी से हम लोग एनीमा देते हैं, जीआई ट्रैक्ट की सर्जरी हो तो उससे पहले, है ना। और अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए भी हम लोग एनिमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन कौन सा इस्तेमाल करते हैं इन सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा, तो देखो 3 तरीके के सॉल्यूशंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं? सोप जेली एनिमा, सबसे पहला क्या सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं हम लोग? सोप जेली का यूज कर सकते हैं। सोप जेली कैसा होता है? देखो 50 ml सोप जेली या फिर लिक्विड सोप हम इसको कहेंगे, इसके साथ में हम लोग मिलाते हैं 1 लीटर वाटर। ठीक है, 1 लीटर पानी में 50 ml सोप जेली या लिक्विड सोप को हमने डाला, हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया किसका? सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा का। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या दे सकते हैं? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन बेसिकली जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी आप दे सकते हैं, इसके अलावा प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर कैसे करेंगे? 1 टेबल स्पून साल्ट और 500 ml वाटर। ठीक है, 500 ml पानी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा जो है 1 टेबल स्पून साल्ट मिला सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग दे सकते हैं टैप वाटर। अच्छा, जो इन्फेंट और न्यूनेट्स होते हैं उनके अंदर टैप वाटर नहीं दिया जाता है बेसिकली। ये क्या है, एक क्लीन टेक्निक है। टैप वाटर कंटेमिनेटेड हो सकता है, अडल्ट में तो फिर भी हम लोग टैप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक यूज के लिए टैप वाटर जो है वो अवॉइड किया जाता है। उन जो बच्चे हैं उनके अंदर हम लोग क्या देते हैं बेसिकली, आपका नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ टैप वाटर। ठीक है, तो देखो इवैक्यूएंट एनीमा 3 तरीके के होते हैं ना, सिंपल इवैक्यूएंट, कोल्ड आइस और मेडिकेटेड इवैक्यूएंट, है ना। तो अब पहला हमने देख लिया कि क्या है हमारा सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, डेफिकेशन इंड्यूस करना है या फिर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है, दोनों चीजों में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 तरीके के सॉल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज किया जा सकता है, टैप वाटर का यूज किया जा सकता है, या फिर सोप जेली का यूज किया जा सकता है। अलग अलग का मैंने आपको कंपोजिशन बता दिया। अब देखिए, जो कोल्ड आइस एनीमा है बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? इन केस ऑफ हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया हाइपर पायरेक्सिया के अंदर हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है? कोल्ड और आइस एनीमा इस्तेमाल करना है ना। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका टेम्परेचर, कि भैया जो हमारा जो ये एनीमा है, जो ठंडा पानी देंगे तो पानी कितना ठंडा होना चाहिए ना। तो देखो टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसके अंदर भी बेसिकली नॉर्मल सलाइन होगा या फिर आपका टैप वाटर होगा। इसका टेम्परेचर रहेगा 80 टू 90 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में ना। ये याद कर लेना बेटा, 80 टू 90 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में आइस वाटर एनिमा का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परगेटिव एनिमा
जो कि टाइप है आपका मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा। अब तक हमने पढ़े जिसके अंदर सिंपल हमने या तो लिक्विड सोप लिया था, नॉर्मल सलाइन लिया था, या फिर आपका वाटर लिया था, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि भैया कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके इवैक्यूएंट एनीमा देने के लिए ना। तो देखो, परगेटिव एनीमा के अंदर हम लोग क्या करते हैं। परगेटिव एनीमा बेसिकली करता क्या है, ये करता है इंड्यूस्ड पेरिस्टालसिस टू इंक्रीज बाउल मूवमेंट। अरे भाई, पेरिस्टालसिस को बाउल मूवमेंट ही तो कहते हैं। तो क्या कर सकता है आपका जो परगेटिव एनीमा है, वो बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, अब परगेटिव एनीमा के अंदर हम लोग कौन कौन से सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है ग्लिसरीन, है ना, प्योर ग्लिसरीन। कितना, 15 to 30 ml, ठीक है। 15 to 30 ml हमें क्या करना है, प्योर ग्लिसरीन को इंस्टॉल करना है, जिससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, ग्लिसरीन प्लस वाटर। अरे थोड़ी बहुत मिलावट कर सकते हैं, तो मिलावट कितनी कर सकते हैं, 1:2 की, है ना। ग्लिसरीन प्लस वाटर एनीमा का जो प्रपोर्शन है वो क्या होता है, 1:2 होता है। यानी कि अगर मैंने 30 ml ग्लिसरीन लिया है, तो हमको 60 ml क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। तब क्या होगा, ये 1:2 का कंपोजिशन प्रिपेयर होगा, ठीक है। इसके अलावा किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट प्योर कंसंट्रेट होता है, 60 to 120 ml का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अलावा, इसके अलावा क्या है, एक और भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं 1:2:3 एनीमा, है ना। 1:2:3। तो 1:2:3 के अंदर बेसिकली हम लोगों को तीन केमिकल्स लेने होते हैं। सबसे पहला MgSO4, ठीक है। MgSO4 हमारा रहेगा 30 ml। इसके साथ में दूसरा रहेगा आपका ग्लिसरीन, ग्लिसरीन हमारा रहता है 60 ml। तीसरे नंबर पे आता है हमारा वाटर, ये रहता है हमारा 90 ml, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके अलावा एक ऑयल एनीमा भी है, जो कि क्या करता है, एज ए परगेटिव एनीमा का काम करता है। कौन सा, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल को मिला देते हैं ना। 1:1 में, ठीक है। तो बेसिकली ये पांच तरीके के सॉल्यूशंस, ये पांच तरीके की चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसके रूप में, परगेटिव एनीमा के रूप में। कौन कौन सी होती है बेटा, या तो प्योर ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ग्लिसरीन वाटर का इस्तेमाल करेंगे। रेशो क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। इसके अलावा MgSO4 कंसंट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1:2:3 एनीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कहानी परगेटिव एनीमा की। परगेटिव एनीमा क्यों काम आ रहा है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों काम आ रहा है, टू इंक्रीज पेरिस्टालसिस, ठीक है। आपका जो बाउल मूवमेंट है उसको बढ़ाने के लिए ये काम में लिया जाता है। सॉल्यूशंस ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है बेटा हमारा एस्ट्रीजेंट एनीमा, ठीक है। एस्ट्रीजेंट एनीमा क्या करता है, आपका यूज टू रिड्यूस,
अगर इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा आपका इन्फ्लामेशन हो रखा है तो हम लोगों को कौन सा एनीमा देना होता है बेटा? एस्ट्रीजेंट एनीमा देना होता है ना। ये क्या करता है? ब्लीडिंग रिस्क को कम कर देता है, इसके साथ साथ जो आपका इन्फ्लेमेशन है उसको भी क्या करता है? कम करता है ना। कौन कौन से सॉल्यूशंस का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए कर सकते हैं? बेसिकली 3 सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है टैनिक एसिड। एक मिनट। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका है ना। तो टैनिक एसिड का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? 2 ग्राम टैनिक एसिड को 600 ml वाटर में मिलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एलम का 30 ग्राम एलम और 600 ml। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट। 2% सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, एलम का इस्तेमाल किया जाता है 30 ग्राम और टैनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है 2 ग्राम। ठीक है। एलम का मतलब फिटकरी होता है। ठीक है। तो या तो हम 30 ग्राम फिटकरी को 600 ml वाटर के अंदर मिला लेंगे, या फिर टैनिक एसिड को 600 ml वाटर के अंदर मिला लेंगे, या फिर सिल्वर नाइट्रेट हम लोग 2% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? एस्ट्रीजेंट एनीमा के लिए। एस्ट्रीजेंट एनीमा अगेन क्या करता है? आपका इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लीडिंग रिस्क को कम करता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कार्मिनेटिव एनीमा, है ना। तीसरे नंबर पे हमारा आया क्या है? कार्मिनेटिव एनीमा। कार्मिनेटिव एनीमा क्या होता है बेटा? तो देखो, कार्मिनेटिव एनीमा क्या करता है आपका? गैसियस डिस्टेंशन, और इसको हम लोग एंटी स्पास्मोटिक एनीमा भी बोलते हैं ना। स्पास्टिक, है ना। अगर आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो रहे हैं, ऐंठन हो रही है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्मिनेटिव एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इट इज यूज्ड टू रिलीव ठीक है। गैस्ट्रियस डिस्टेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब आप फ्लैटस पास नहीं कर पाते हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्मिनेटिव एनिमा का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशंस कौन कौन से कार्मिनेटिव एनिमा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? तो बेसिकली 3 तरीके के सॉल्यूशंस का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टिंक्चर ऑफ टर्पेंटीन। दूसरे नंबर पे है टिंक्चर ऑफ एस्पुटिडा और मिल्क प्लस मोलासिस। देखो बेटा, टर्पेंटीन का टिंचर इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर कितना होता है? 8 से लेकर के 16 ml टर्पेंटीन होता है, और इसके साथ साथ 600 से 1200 ml वाटर होता है आपका। ठीक है। इसके बाद में 8 से 18 ml एस्फोडिटा का टिंचर होता है, और 600 से 1200 आपका ml वाटर होता है। इसके अलावा 90 से 100 सॉरी 230 ml
मिल्क और मोलासिस का इस्तेमाल किया जाता है। होते क्या है, टिंचर ऑफ टर्पेंटिन अलग से आता है। टिंचर ऑफ एस्फोडिटा का मतलब हींग का पानी है बेसिकली, है ना। उसको हम लोग 600 से 1200 ml उसके अंदर मिलाते हैं। कितना? 8 से 18 ml हींग के पानी को, है ना। इसके अलावा मिल्क और मोलासिस, मोलासिस क्या होता है, बेसिकली गुड़ होता है ना, गन्ने का या फिर बीट रूट का जो गुड़ होता है, उसको मिलाते हैं पानी के अंदर। 90 से 230 ml इसकी जो है वो अमाउंट रखा जाता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एनीमा के फॉर्म में देते हैं। क्या करने के लिए? जब बहुत ज़्यादा गैसियस डिस्टेंशन हो जाए और पेशेंट फ्लैटस पास नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में हम लोग देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कार्मिनेटिव एनीमा बोलते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखो एंटी हेलमेंथेटिक एनीमा, है ना। एंटी हेलमेंटिक एनीमा क्या होता है? बेसिकली अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर वॉर्म्स हो जाए, है ना, यूज टू किल इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को किल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका एंटी हेलमेंटिक एनीमा का इस्तेमाल करते हैं ना। अब इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली दो सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं। इन्फ्यूजन ऑफ क्वाशिया अमरा और दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 6% NS, है ना। देखो क्वाशी अमरा एक प्लांट होता है, उस प्लांट का काढ़ा बना करके उसको इंस्टिल किया जाता है, या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है 6% एनएस का। किसके लिए? एंटी हेलमेंटिक एनीमा के लिए, जो कि क्या करता है, आपके इंटेस्टाइनल वर्म्स को किल कर देता है ना। इसके अलावा हमारा आता है ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा बेसिकली पीडियाट्रिक यूज में आता है। जब स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हार्ड स्टूल या फिर फीकल कंटेंट को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका ऑयल एनिमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसके भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं? ऑलिव ऑयल। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल। और तीसरे नंबर पे आता है एडिबल ऑयल, है ना। देखो ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर 1:1 में अरंडी का तेल और जैतून का तेल। ठीक है। इन दोनों का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा खाने का कोई भी तेल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? ऑयल एनिमा के लिए। पीडियाट्रिक यूज में आता है और बेसिकली इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक ही रहता है, बजाय स्टूल के अंदर ना, आपके सॉरी रेक्टम के अंदर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है बजाय अदर जितने भी सारे जो इवैक्यूएंट एनिमाज हैं उसके। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भैया इसका अमाउंट कितना रहेगा, तो इसका बेसिकली अमाउंट जो है आपका वो रहता है 115 से 120 ml तक। ऑयल को हमको इंस्टिल करना होता है, और जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम लोग रखते हैं 100 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है। ऑलमोस्ट बॉडी टेम्परेचर पे रखते हैं ना। देखो ये तो हो गया इवैक्यूएंट एनिमा। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं आपके रिटेन्ड एनिमाज, यानी कि जो थोड़े लंबे टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे। तो देखो जो आपके के सारे रिटेन्ड एनिमा है, उसके अंदर सबसे पहला एनिमा आता है स्टिमुलेंट एनिमा। करंटली यूज नहीं होता, पहले इस्तेमाल किया जाता था, है ना। कब इस्तेमाल होता था? नाम में दिया हुआ है स्टिमुलेंट, है ना। यूज टू स्टिमुलेट ए पर्सन
ओपियम ओवरडोज, है ना। अरे कोई आदमी ओपीएम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग स्टिमुलेंट एनिमा देते थे। स्टिमुलेंट एनिमा के अंदर दो चीजें होती थी, या तो ब्लैक कॉफी या फिर दूसरे नंबर पे ब्रांडी। कितना कितना इस्तेमाल कर सकते थे? 1 टेबल स्पून ब्लैक कॉफी, ठीक है, कितने एमएल में? 500 एमएल वाटर में। या फिर आपका 15 से 20 एमएल ब्रांडी, इसको मिलाया जाता था 180 एमएल ग्लूकोज सलाइन के अंदर। ठीक है। कब काम आते थे? ओपियम ओवरडोज की कंडीशन में किसी पर्सन को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे? स्टिमुलेंट एनिमा का इस्तेमाल करते थे। एनास्थेटिक एनिमा बेसिकली ये भी अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर इस्तेमाल होता था, आपका जो है जर्नल एनेस्थीसिया देने के लिए, ठीक है। है ना। जर्नल एनेस्थीसिया देने के लिए आपका जो है वो एनास्थेटिक एनिमा का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर एक ड्रग दी जाती थी एवर्टिन नाम की, है ना। तो ये एवर्टिन क्या करती थी बेसिकली, आपका रेस्पिरेटरी और जो कार्डियक सेंटर्स हैं इनको भी सप्रेस करती थी। सीएनएस सप्रेसेंट है एवर्टिन जो है ना। अभी इसका आईवी इस्तेमाल किया जा सकता है, पहले भी इसका आईवी और एनिमा के फॉर्म में उसको देते थे। डोजिंग क्या रहती थी? 150 से 300 mg पर केजी के हिसाब से रहती थी। जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसके फॉर्म में? एनिमा के फॉर्म में, ना। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है आपका न्यूट्रिएंट एनिमा। अपर जीआई ट्रैक्ट का कैंसर हो गया, या फिर किसी भी वजह से अपर जीआई के अंदर आपका हम लोग कोई ट्यूमर हो गया, कोई सर्जरी हुई है, मुंह से कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट एनिमा उस पेशेंट को दिया जा सकता था ना। न्यूट्रिएंट एनिमा के अंदर हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? तो देखो, यूज टू गिव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देने के लिए न्यूट्रिएंट एनिमा का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ इसमें दे क्या सकते थे? तो देखो, सबसे पहली चीज तो नॉर्मल सलाइन, है ना। नॉर्मल सलाइन दे सकते थे। नॉर्मल सलाइन के साथ में हम लोग क्या दे सकते हैं? ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन। तीसरे नंबर पे दे सकते हैं मिल्क। मिल्क कैसा? मिल्क दे सकते हैं पेप्टोनाइज्ड मिल्क, है ना। बेसिकली आपके मिल्क के अंदर जो होता है वो, आपके नहीं सॉरी, मिल्क के अंदर जो है वो कैसीन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर देते हैं। बेसिकली एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है इसका, मिल्क का ना। एंजाइमेटिक डाइजेशन करने के बाद में स्मॉलर अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के अंदर कैसीन प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है, और एक फैट फ्री जो मिल्क है वो एनिमा के थ्रू दिया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टोनाइज्ड मिल्क, यानी कि इजी टू डाइजेस्ट है, आपको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं होता है ना। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल न्यूट्रिएंट एनिमा के तौर पे किया जा सकता है। बेसिकली अपर जीआई कैंसर में हम लोग न्यूट्रिएंट एनिमा कुछ कंडीशंस में देते हैं। इसके अलावा हम लोग करंटली इस्तेमाल करते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का। लेकिन फिर भी जो कल ही मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जी गट इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एंट्रल फीडिंग देते हैं। तो एंट्रल फीडिंग का एक तरीका है जो है वो क्या है? एनिमा है, ठीक है। उसके अलावा सेडेटिव ड्रग्स को देने के लिए भी एनिमा इस्तेमाल होता है।
ठीक है। कौन कौन सी सेडेटिव ड्रग्स को देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना। दूसरे नंबर पे आपका आता है कोरल हाइड्रेट, तीसरे नंबर पे आता है पैराल्डिहाइड, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको किसके, ये तीनों ड्रग्स किसके तौर पे दी जा सकती हैं? एनिमा के फॉर्म में दी जा सकती है, ठीक है। तो जब हम इन तीनों चीजों का एनिमा देंगे उसको बोलेंगे सेडेटिव एनिमा। और क्या जो हमारा पर्पस क्या रहेगा? हमारा पर्पस रहेगा पेशेंट को सेडेट करना, ठीक है। इसके अलावा कैक्सुलेट एनिमा दिया जाता है। कैक्सुलेट एनिमा क्या होता है? बेसिकली आल्सो नॉन एज कैटायन एक्सचेंज रेजिन, है ना। कैक्सुलेट एनीमा को हम लोग क्या कहते हैं? कैटायन एक्सचेंज रेजिन कहते हैं। और हाइपरकेलेमिया की कंडीशन में हम लोग देते हैं इसको, है ना। ठीक है। जैसे कि मैं अगर करंटली क्या है, हम लोग साल्बुटामोल से नेबुलाइज कराते हैं। वो भी क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम को इंट्रासेलुलरली भेज देता है, जो हाइपरकेलेमिया का जो हमारा कंडीशन अराइज हुई उसको ट्रीट करने के लिए काम में आता है। लेकिन एक ट्रेंड ये भी है कि हम लोग कैटा जो है कैक्सुलेट एनीमा देते हैं। कैक्सुलेट एनीमा के अंदर क्या होता है? बेसिकली सॉर्बिटॉल और पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है। वो क्या करता है आपका, उसके साथ में एक्सचेंज हो जाता है, पोटेशियम स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 50 ml पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट, 50 ml सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल क्या है? एक लेक्सेटिव है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कैक्सुलेट एनीमा के लिए ना। इसके अलावा हम लोग क्या दे सकते हैं? इसके अलावा हम लोग एनीमा एक और देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बेरियम एनीमा। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है। अरे बेरियम मील, बेरियम एनीमा तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा ना। तो देखिए, यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम लोग बेरियम एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। देते क्या है? बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, 1 to 2 पिंट 500 से 1000 ml, ठीक है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपका बेरियम एनीमा का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। और इसके बाद में क्या हो सकता है? स्टूल कुड बी वाइट आफ्टर बेरियम एनीमा, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ये भी याद रखना है ना। ठीक है। बेरियम एनीमा के बाद में आपका जो स्टूल है वो क्या हो सकता है? हमारे वाइट कलर का हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल फाइंडिंग है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेशेंट को बता देना कि भैया आपका जो स्टूल है उसका कलर वाइट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आता है जो है आपका इमोलेंट एनीमा। अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है, ठीक है, यूज्ड इन डायरिया
डायरिया के अंदर एमोलेंट एनिमा इस्तेमाल करते हैं, देते क्या है बेसिकली आपका ओपियम, अफीम। सॉल्यूशन है इसके लिए 1 to 2 ml, ठीक है। इसके साथ साथ क्या देते हैं, स्टार्च म्यूसिलाज। स्टार्च म्यूसिलाज क्या होता है, अरे चावल का मांड जो होती है, बेसिकली चावल उबालने के बाद जो उसमें पानी बचता है उसको स्टार्च म्यूसिलाज कहते हैं। उसका दोनों को, अफीम को और उसको मिला करके एक एनिमा दिया जाता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है तो। अमाउंट रखते हैं 120 to 180 ml। इससे क्या होता है, डायरिया रुक जाता है। अरे आपने जो लोग बेसिकली, अगर आपको पता हो तो जो लोग अफीम लेते हैं उनके अंदर एक ही दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन। तो ये क्या करता है, आपका जो जीआई मूवमेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट है, उसको ओपीएम कम कर देता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देता है। सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं ओपीएम का और स्टार्च म्यूसिलेज का, या फिर स्टार्च म्यूसिलेज अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ बिना अफीम के भी। चावल का मांड जो है वो एनिमा के तौर पे दिया जा सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो भैया सबसे उनके अंदर पूछा जाता है कि ये एनीमा किस काम में आता है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, जो बार 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 कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई। तो देखो, सबसे पहली चीज तो रेक्टल कैथेटर का साइज, यानी कि आपको रेक्टल कैथेटर है वो किस साइज का लेना है। साइज का मतलब डायमीटर, किस डायमीटर का लेना है ना। तो देखो, अडल्ट के अंदर हम लोग ले सकते हैं 22 से 30 फ्रेंच का, है ना। चाइल्ड के अंदर हम लोग ले सकते हैं 14 से 18 फ्रेंच का, और इन्फेंट के अंदर हम लोग ले सकते हैं 12 फ्रेंच का। ये तो हो गया डायमीटर, ये मस्ट टू रिमेंबर है, इसको याद कर लेना ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंसर्शन ऑफ कैथेटर, यानी कि आपको जो रेक्टल कैथेटर है वो कितना डालना है अंदर एनस के ना। तो देखो, अडल्ट के अंदर 3 से 4 इंच, चाइल्ड के अंदर 2 से 3 इंच, और इन्फेंट के अंदर 1 से 1.5 इंच। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो 7.5 से 10 सेंटीमीटर अडल्ट के अंदर, 5 से 7.5 सेंटीमीटर चाइल्ड के अंदर, और 2.5 से 3.25 सेंटीमीटर इन्फेंट के अंदर। ये रेक्टल ट्यूब की इंसर्शन लेंथ है, इतना आपको इंसर्ट करना है। इसके अलावा मैं बात करूं दोनों तरीके के, उसके अंदर कितना कितना सॉल्यूशंस मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली वैसे तो टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके का एनीमा दे रखे हैं। उसके अंदर मैंने आपको सब में जो है सॉल्यूशन बताया था कि आपको कितना इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो एक स्पेसिफिक हम लोग मैक्सिमम कितना दे सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। देखो, अडल्ट के अंदर इवैक्यूएंट एनीमा जो है आपका, अडल्ट के अंदर इवैक्यूएंट एनीमा 500 से 1000 ml दिया जा सकता है, जबकि रिटेन्ड एनीमा 100 से 150 ml रहता है, ठीक है। चाइल्ड के अंदर 250 से 500 ml दिया जा सकता है, और रिटेन्ड एनीमा 50 से 100 ml दिया जा सकता है। इन्फेंट की अगर मैं बात करूं, लेस देन 250 ml इवैक्यूएंट एनीमा और लेस देन 50 ml रिटेन्ड एनीमा, ये एनीमा हमको देना है, ठीक है। पोजीशन की अगर मैं बात करूं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल, ठीक है। और लेफ्ट लेटरल प्रोन।
अगर इवैक्यूएंट एनीमा दिया है और पेशेंट तुरंत स्टूल पास करने के लिए अगर नर्स से कहता है तो हम लोगों को उसको कहना है कि 10 से 15 मिनट के लिए रुकना है, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आप लिख लेना है ना। हाइट ऑफ एनीमा कैन भी अलग अलग है। तो देखो, जो इवैक्यूएंट एनीमा है उसकी हाइट है वो 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एनएस से 45 सेंटीमीटर क्या है, एनीमा कैन की हाइट होती है। इसके अलावा अगर मैं रिटेंड की बात करूं तो रिटेंड की हाइट होती है 20 सेंटीमीटर। इंच में देखो 18 इंच और 8 इंच। ठीक है, ये आपके एनीमा कैन की हाइट है कि भैया इससे ज़्यादा आपके एनीमा कैन की हाइट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं लास्ट हमारा, तो भैया टेम्परेचर जो है आपका वो कितना होना चाहिए, है ना। तो हमारे अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इवेक, एक मिनट रुकिए, इसका टिप टूट गया है, मैं चेंज कर देता हूँ। अरे ठीक, वी आर गुड टू गो। तो देखिए, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो बेसिकली बेटा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका जो टेम्परेचर है ना, ये क्या कर रहा है कि देखिए अगर हॉट होगा ना तो जीआई मोटिलिटी को बढ़ा देगा। तो जो रिटेन्ड है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पे रखना है, जबकि जो आपका इवैक्यूएंट है उसका टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा रखते हैं ताकि वो जीआई मोटिलिटी को बढ़ाए, है ना। तो देखो रिटेन्ड का तो एट बॉडी टेम्परेचर कितना, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, और अगर मैं इवैक्यूएंट की बात करूं तो इवैक्यूएंट का हमको अडल्ट में पीडिया में अलग अलग रखना होता है। अडल्ट के लिए बेटा 105 से 110 डिग्री फॉरेनहाइट अडल्ट, और 100 डिग्री फॉरेनहाइट पीडिया। ठीक है, ये आपका हो गया टेम्परेचर, है ना। इसके अलावा अगर बात करूं कि भैया एब्डोमिनल क्रैम्प स्टार्ट हो गया ना, इन केस ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स ड्यूरिंग एनीमा, तो हमें क्या करना है, टेम्परेरीली स्टॉप फॉर 30 सेकेंड, 1 मिनट, देन अरे भाई 10 से 30, सॉरी 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए उसको स्टॉप करना है, और उसके बाद में हमको क्या करना होता है, आपको उसको स्लोली वापस से देना होता है। ये तो हो गई हमारी एनिमा की पूरी राम कहानी। देखो, अगर मैं शुरू से शुरू करूं हमारे इस एनिमा को, तब तक थोड़ा सा ये पेंसिल चार्ज हो जाएगी। तो देखो, जो एनिमा है, अगर आपको आपके सिग्मोइड कॉलोन के अंदर या फिर रेक्टम के अंदर या फिर बेसिकली हम लोग कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन डालना है, तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं एनीमा।
ठीक है, टाइप दो तरीके के होते हैं, इवैक्वेंट और दूसरा रिटेंड। इवैक्वेंट को हम लोग क्लिनजिंग एनीमा भी बोलते हैं ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो हमारे इवैक्वेंट एनीमा के कुछ टाइप्स हैं। सिंपल इवैक्वेंट, किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ या फिर हमको एक बाउल मूवमेंट कराना है, तो उस कंडीशन में हम लोग देते हैं क्लिनजिंग एनीमा। सॉल्यूशन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं सब आपको बता दिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। कोल्ड एनीमा, कोल्ड एनीमा का इस्तेमाल होता है बेटा इन केस ऑफ हाइपरथर्मिया ना, अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस कंडीशन में हम लोग कोल्ड एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर याद रखने लायक चीज़ है, 80 टू 90 डिग्री फॉरेनहाइट पर हम उसका टेम्परेचर रखते हैं ना। मेडिकेटेड इवैक्वेंट एनीमा की बात करें, परगेटिव एनीमा, परगेटिव एनीमा में बेसिकली बाउल मूवमेंट को बढ़ाया जाता है। सॉल्यूशंस हैं 4-5, आप सारे के सारे याद कर लेना ना। एस्ट्रीजेंट है, एस्ट्रीजेंट जो है आपका, एस्ट्रीजेंट एनीमा क्या करता है आपका, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और जो रिस्क है ब्लीडिंग का उसको कम करता है ना। कार्मिनेटिव एनीमा की अगर मैं बात करूं, इसको एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जब किया जाता है जब आपका बहुत ज़्यादा गैसियस डिस्टेंशन हो जाए और पेशेंट फ्लैटस पास ना कर पाए, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या देना होता है, कार्मिनेटिव एनीमा देना होता है बेटा। एंटी हेलमेंटिक एनीमा क्या होता है, जब आपका इंटेस्टाइनल वर्म्स हो तो उसको किल करने के लिए हम लोग एंटी हेलमेंटिक एनीमा देते हैं ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑयल एनीमा की, अगर आपका स्टूल या फिर जो फीकल मेटल है, फीकल मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, उस कंडीशन में भी हमको किसका इस्तेमाल करना है, आपके ऑयल एनीमा का इस्तेमाल करना है। मोस्ट कॉमनली यूज होता है किसके अंदर, पीडिया के अंदर, है ना। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिटेन्ड एनीमा की, तो रिटेन्ड एनीमा के अंदर सबसे पहला आता है स्टिमुलेंट एनीमा। अगर किसी आदमी को शॉक में चला गया है, कोलैप्स हो गया है किसकी वजह से, ओपियम ओवरडोज की वजह से, तो उस पेशेंट को हम लोगों को क्या देना होता है, स्टिमुलेंट एनीमा देना होता है। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, बहुत कॉमनली अब यूज नहीं होती है, ठीक है। एनेस्थेटिक एनीमा, एवर्टीन नाम की एक ड्रग जनरल एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के काम में आती थी, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कहा उसको, एनास्थेटिक एनीमा का। न्यूट्रिएंट एनीमा, अगर मान लीजिए अपर जीआई का कोई कैंसर हो गया है, किसी भी तरीके की कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोई सर्जरी हो गई है और हम लोगों को गट इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट एनीमा इस पेशेंट को दे सकते हैं। सेडेटिव एनीमा, कुछ सेडेटिव ड्रग्स के लिए भी हम लोग एनीमा इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कैक्सिलेट एनीमा, बेसिकली हाइपरकेलेमिया की कंडीशन के अंदर हम लोग कैक्सिलेट एनीमा देते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट और सॉर्बिटॉल का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली यूज जो मेथड है करंटली जो यूज होता है वो लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जो है आपका साल्बुटामोल से पेशेंट को नेबुलाइज कराया जाता है ना। बेरियम एनीमा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का एक पार्ट है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट 1 से 2 पिंट 500 से 1000 ml जो है आपका वो बेरियम सल्फेट इंस्टॉल करते हैं किसके अंदर, आपके रेक्टम के अंदर, है ना। इसके अलावा एमोलेंट एनीमा, अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा हो तब भी हम लोग एनीमा देते हैं। एनीमा के अंदर हम लोग क्या देते हैं, बेसिकली ओपियम 1 to 2 ml और स्टार्च म्यूसिलेज, यानी कि चावल का जो मांड होता है, तो इसको हम अलग से चावल का पानी भी दे सकते हैं और इसके साथ में कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। ओपियम जो जीआई मोटिलिटी है उसको रिड्यूस करता है। अगर मैं बात करूं साइज ऑफ रेक्टल कैथेटर की, तो देखो अडल्ट के अंदर जो रेक्टल कैथेटर है वो होता है 22 to 30 फ्रेंच का, है ना। यहाँ पर मैं लेंथ की नहीं डायमीटर की बात कर रहा हूँ। चाइल्ड के अंदर 14 से 18 फ्रेंच का होता है और इन्फेंट्स के अंदर 12 फ्रेंच का रेक्टल कैथेटर जो है आपका वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपका कितना रेक्टल कैथेटर इंसर्ट करना है। तो अडल्ट के अंदर 3 से 4 इंच, चाइल्ड के अंदर 2 से 3 इंच और इन्फेंट के अंदर 1 से 1.5 इंच, है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो रिटेन्ड और जो आपका इवैक्यूएंट है दोनों का अलग अलग है। इवैक्यूएंट में इन्फेंट में लेस देन 250 ml, जबकि रिटेन्ड में लेस देन 50 ml। चाइल्ड की अगर मैं बात करूं 250 से 500 ml इवैक्यूएंट में और रिटेन्ड में 50 से 100 ml ना। वहीं अगर मैं बात करूं अडल्ट की, तो 500 से 1000 ml इवैक्यूएंट में और 100 से 150 ml आपका रिटेन्ड में। पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है लेफ्ट लेटरल को और दूसरी प्रायोरिटी देनी है लेफ्ट लेटरल प्रोन को, ठीक है। हाइट ऑफ एनीमा के दोनों के अंदर अलग अलग होती है, 45 सेंटीमीटर होती है आपका इवैक्यूएंट में, जबकि रिटेंड के अंदर होती है 20 सेंटीमीटर। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, रिटेंड है
तो रिटेन्ड का टेम्परेचर रहेगा बॉडी टेम्परेचर, जबकि जो इवैक्यूएंट है उसका टेम्परेचर रहेगा स्लाइटली हायर देन बॉडी टेम्परेचर है। अगर पेशेंट को क्रैम्प्स आने लगे बीच में, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होता है, आपको 30 से सेकंड से 1 मिनट के लिए एनिमा को रोक देना है। उसके बाद में स्लोवर उसको मतलब स्लोवर रेट पे इन्फ्यूज करना होता है ना। तो ये हो गया आपका पूरा एनीमा। इसके बाद में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन। इज 68-year-old male with chronic constipation is admitted, the doctor prescribe a cleansing enema, what is the main purpose of administering this enema? देखो बेटा, क्लिनजिंग एनिमा मैंने आपको पढ़ा है। क्लिनजिंग एनिमा का दूसरा नाम क्या है? इवैक्यूएंट एनिमा। इवैक्यूएंट एनीमा क्या करता है? इंक्रीज एपिटाइट, रिड्यूस फीवर, प्रमोट बाउल इवैक्यूएशन और इंप्रूव फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, इवैक्यूएंट एनीमा क्या करेगा? प्रमोट बाउल इवैक्यूएशन करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रमोट बाउल इवैक्यूएशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर ए पेशेंट फॉर एब्डोमिनल सर्जरी एंड कंसीडर बाउल क्लींजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ एनीमा? यानी कि इनमें से कौन सा एक एनीमा का अप्रोप्रिएट इंडिकेशन नहीं है? तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन, बाउल क्लिंजिंग बिफोर सर्जरी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और प्रिपेयरिंग फॉर कोलोनोस्कोपी। देखो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में हम लोगों को एनीमा नहीं देना होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना बेटा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में कभी भी एनीमा नहीं देना होता है, इससे परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में कभी भी आपको एनीमा नहीं देना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में तो एनीमा देते ही हैं भाई, बाउल क्लींजिंग करने की सर्जरी से पहले, ये भी मैंने आपको बताया देते हैं। कोलोनोस्कोपी के अंदर तो क्या करते हैं, बेसिकली कोलोनोस्कोपी जब भी किसी पेशेंट की जाती है तो 2 से 3 दिन पहले से उसको क्लियर फ्लूइड्स पे रखा जाता है और उसके बाद भी उसको एनीमा दिया जाता है ना, ताकि हम लोग कोलोन को प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाए। तीसरा क्वेश्चन है, ए नर्स इज सेलेक्टिंग ए सॉल्यूशन फॉर क्लींजिंग एनीमा फॉर एन अडल्ट पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड? ठीक है, नॉर्मल सलाइन, सोप, सर्ट, टैप वाटर और ऑल ऑफ अबव। सोप वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, टैप वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंदर? अडल्ट पेशेंट के अंदर। तो देखो, अडल्ट पेशेंट के अंदर जब हमको इसका इस्तेमाल करना है, तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ अबव, है ना। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 45-year-old वुमन इज लाइंग ऑन द बेड फॉर एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच पोजिशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? यानी कि एनीमा देने के लिए जो अप्रोप्रिएट पोजिशन है वो कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं, सुपाइन है, राइट लेटरल है, लेफ्ट लेटरल है और प्रोन है। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट लेटरल। हमारी चॉइस किस पे जाएगी? लेफ्ट लेटरल पहला और लेफ्ट लेटरल प्रोन, ये क्या है हमारा? दूसरा है ऑप्शन। ठीक है, अब मैं बात करूं, ए नर्स चेक्स द, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए नर्स चेक्स द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बिफोर गिविंग एन एनीमा, व्हाट इज द आइडल टेम्परेचर फॉर ए क्लिंजिंग एनीमा? क्लिंजिंग एनीमा देने के लिए आइडल टेम्परेचर क्या होगा? तो क्लिंजिंग एनीमा के लिए आइडल टेम्परेचर यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। देखो, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ऑप्शन समय दे रखे हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैंने आपको बताया था, 105 से 110 डिग्री फॉरेनहाइट दिया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है? 37 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नर्स इज एडजस्टिंग द हाइट ऑफ एनीमा बैग ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द एनस? ठीक है, तो एनीमा कैन की मैक्सिमम हाइट कितनी रखी जाती है? अब यहाँ पर हमारा क्या है कि ऑप्शंस नहीं दिए हुए कौन कौन सा वो है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो इसका क्या है? 12 इंचेज है। बेसिकली 18 इंचेस तक हम लोग रख सकते हैं, नियरेस्ट जो है हमारा, हम कम की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि कौन सा रखना है, तो हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? करेक्ट आंसर हमारा है 12 इंचेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ए पेशेंट इज कंप्लेंट ऑफ ब्लोटिंग एंड एक्सेसिव फ्लैटुलेंस, विच टाइप ऑफ एनीमा इज मोस्ट हेल्पफुल? मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्लैटस पास नहीं कर रहा है या फिर गैसियस डिस्टेंशन है, उसकी कंडीशन में कौन सा एनीमा देते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑयल रिटेंशन,
हाइपरटोनिक, कार्मिनेटिव और सोप सेट्स, ठीक है। ऑयल रिटेंशन कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, बेसिकली स्टूल जो है फीकल मेटल जो है वो हार्ड हो गया। हाइपरटोनिक एंटी हेलमेथेटिक एनिमा के लिए इस्तेमाल होता है 6% एनएस। कार्मिनेटिव एनिमा गैस्ट्रिक डिस्टेंशन में इस्तेमाल होता है। और सोपसड जो है वो बेसिकली आपका सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा है। तो यहाँ पर हम कौन सा एनीमा इस्तेमाल करते हैं? कार्मिनेटिव एनीमा का इस्तेमाल करते हैं बेटा, है ना। A nurse is using a phosphate enema for bowel cleansing. What is the mechanism of this hypertonic enema? Basically hypertonic enema क्या होता है? इसका मैकेनिज्म हमसे पूछा गया है कि हाइपरटोनिक एनीमा क्या करता है। तो देखो ऑप्शंस है, ल्यूब्रिकेट स्टूल, ड्रॉ वाटर इनटू द कोलन बाय ऑस्मोसिस, इनहिबिट पेरिस्टालसिस और कूल्स द कोलन। करेक्ट आंसर है हमारा ड्रॉ वाटर इनटू द कोलन बाय ऑस्मोसिस। देखो हाइपरटोनिक का मतलब यह है कि हाईली कंसंट्रेटेड है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि भाई जिधर की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर की तरफ फ्लूइड का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, जब कंसंट्रेशन हम उसके अंदर फीकल मेटल की बढ़ा देंगे बेसिकली, तो उसके अंदर और जो है पानी आ जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से स्टूल क्या हो जाएगी, आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं, ए पेशेंट इज ऑन प्रोलॉन्ग्ड लैक्सेटिव and enema use present with fatigue and confusion, what is the likely complication? यानी कि एक पेशेंट बहुत टाइम से लेक्सेटिव ले रहा है, अब उसको दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? फटीग और कंफ्यूजन, थका हुआ है और कंफ्यूज्ड है। कौन सी कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन लेक्सेटिव है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायरिया फिर भी हो सकता है लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है डायरिया। डायरिया की हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर डायरिया कोई हिस्ट्री नहीं है, डायरिया के बारे में यहाँ पर हमें बता ही नहीं रखा है। तो जब डायरिया के बारे में हमें यहाँ नहीं बताया हुआ है तो डायरिया तो हम लोग यहाँ नहीं देंगे कॉम्प्लिकेशन में ना। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इन्फेक्शन है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जबकि इन्फेक्शन का यहाँ पर कोई साइन प्रेजेंट नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन दिया हुआ है, A nurse is giving retention enema. How long should the patient ask to retain the solution? अब देखो रिटेंशन एनीमा के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटेंशन एनीमा के अंदर जो आपका सोल्यूशन है वो कितनी देर तक रहेगा। तो रिटेंशन एनीमा के अंदर पेशेंट को रिटेन करने के लिए कहा जाता है मोर देन 30 मिनट्स, ठीक है। 10 से 15 मिनट के लिए हम कहते हैं इवैक्यूएंट एनीमा में, और रिटेंशन के लिए कहते हैं 30 मिनट्स में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एन एल्डरली पेशेंट हैज हार्ड स्टूल एंड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन, विच एनीमा बेस्ट सूटेड, ठीक है। एक जो ओल्ड एज का पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या हुआ है, हार्ड स्टूल हो गया। हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग कौन सा एनीमा इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन देखिए, सोप सर्ट, टैप वाटर, ऑयल रिटेंशन और कार्मिनेटिव। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर आएगा? ऑयल रिटेंशन। ऑयल रिटेंशन एनीमा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लिनजिंग एनीमा फॉर एन अडल्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड शुड बी यूज। यानी कि क्लिनजिंग एनीमा के लिए अडल्ट के अंदर बेसिकली इवैक्यूएंट एनीमा का वॉल्यूम हमसे पूछा है। ऑप्शन है 50 ml, 250 ml, 500 से 1000 ml और 1500 ml। करेक्ट आंसर है सी, 500 से 1000 ml का हमको क्या करना है, सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए कार्डियक पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर एनीमा, व्हाई शुड द नर्स बी कॉशियस, ठीक है। नर्स को चिंता होनी चाहिए, किस चीज़ की चिंता होनी चाहिए? हाई बीपी, हार्ट फेलियर रिस्क, हाई फीवर और नन ऑफ द अबव। यानी कि एनीमा की हम दे रहे हैं किस पेशेंट को? कार्डियक पेशेंट को। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप रेक्टम में कुछ भी डालेंगे तो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, और ये जो वेगल स्टिमुलेशन है ये आपका क्या कर सकता है? हार्ट फेलियर कर सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो नर्स है वो कॉशियस रहेगी किसके लिए? रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर के लिए। किस कंडीशन में? जब कार्डियक पेशेंट को एनीमा दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज एक्सप्लेनिंग सोप सड एनीमा टू ए ट्रेनी, हाउ डज दिस टाइप ऑफ एनीमा स्टिमुलेट द बाउल मूवमेंट, ठीक है। सोप वाटर एनीमा किसी को दिया जा रहा है, तो अब एक ट्रेनी पूछता है कि भैया ये कैसे काम करता है।
ऑप्शन है लुब्रिकेशन, ऑस्मोसिस, इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या फिर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। तो देखो जो सोप वाटर एनीमा है वो क्या करता है, आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेट करता है। जब इरिटेट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका बाउल मूवमेंट बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट है, ए पेशेंट नीड्स रैपिड फ्लो ऑफ एनीमा सॉल्यूशन, व्हाट ए हाइट शुड द एनीमा बैग बी हंग। ठीक है, रैपिडली आपको जो है एनीमा सॉल्यूशन इन्फ्यूज करना है। अब हाइट कितनी रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे, बेसिकली 10 20 45 60 दे रखा है, सबसे ज़्यादा रखेंगे सबसे ज़्यादा हाइट वो आएगा फ्लो। तो हम लोग क्या करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे, 60 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज फीकल इम्पैक्शन इन द लोअर कॉलम, एनीमा यूजुअली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द कॉलम। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनीमा कोलन के कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, बेसिकली असेंडिंग, ट्रांसवर्ट, सिग्मोइड, सीकम और रेक्टम, है ना, ये सब दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सिग्मोइड कोलन और रेक्टम, इन दोनों को क्या है आपका एनीमा अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 72-year-old cardiac patient is scheduled for enema. What is the risk in such cases? Infection, dehydration, vagal stimulation causing bradycardia और एंजाइटी। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि एनीमा की वजह से क्या हो सकता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है जिससे कि ब्रेडिकार्डिया होगा और हार्ट सॉरी कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18वां क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए। इन नर्स इज इंसर्टिंग ए एनीमा ट्यूब इनटू द एडल्ट, हाउ डीप शुड बी द ट्यूब टू बी इंसर्ट। एक अडल्ट के अंदर कितना ट्यूब इंसर्ट करना है। ऑप्शन है आधा इंच, 2 इंच, 3 से 4 इंच और 6 इंच। ठीक है, करेक्ट आंसर है 3 से 4 इंच। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर एनीमा ए पेशेंट वांट टू रश टू द टॉयलेट इमीडिएटली, व्हाट शुड द नर्स एडवाइस। एक जो है पेशेंट है वो एनिमल लगते ही तुरंत टॉयलेट जाना चाहता है, तो एक नर्स उसको क्या एडवाइस करेगी, गो इमीडिएटली, रिटेन फॉर 5 to 10 मिनट्स, लाई डाउन फ्लैट और सिट ऑन बेड पाथ। देखो हम लोग क्या कहेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, तो रिटेन फॉर 5 to 10 मिनट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए स्किल लैब ए स्टूडेंट आस्क इफ एनिमा इज स्टेराइल, व्हाट इज द करेक्ट रेस्पॉन्स। स्किल लैब के दौरान एक स्टूडेंट पूछता है, ये बेसिकली अंग्रेजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे यहाँ स्किल लैब्स होती नहीं है, जो होता है अस्पताल में होता है सीधा। ठीक है, तो देखो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि एनिमा स्टेराइल होता है, तो एनिमा स्टेराइल टेक्निक नहीं है, एनिमा एक क्लीन टेक्निक है बेसिकली, है ना। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। एनिमा क्या है, ऑप्शन थे हमारे, इट इज स्टेराइल, इट इज क्लीन, इट इज सर्जिकल प्रोसीजर, इट इज कंटेमिनेटेड प्रोसीजर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, कि भैया ये क्या है, एक क्लीन टेक्निक है एनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a pediatric nurse asked to give a cleansing enema to infant, what which solution is contraindicated, saline, tap water, glycerin और oil enema। देखो टैप वाटर पीडियाट्रिक यूज में नहीं आता है, बेसिकली इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसीलिए हम लोग टैप वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो टैप वाटर का हम लोगों को इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है पीडियाट्रिक यूज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ए नर्स एक्सप्लेन एनिमा पोजीशनिंग टू ए स्टूडेंट, नर्स व्हाई इज द लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रीफर्ड। लेफ्ट लेटरल पोजीशन बेसिकली हमसे पूछा गया है कि जो पोजीशन हमने दी है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्यों दी है। पेशेंट फील बेटर, ग्रेविटी फेवर फ्लो इनटू सिग्मोइड कोलन, ट्यूब फिट इजीली, राइट कोलन इज अफेक्टेड। देखो पेशेंट फील बेटर, उसका यहाँ पर पेशेंट कंफर्ट के लिए हम लोग ये पोजीशन नहीं दे रहे हैं, है ना। इसके अंदर करेक्ट आंसर है ग्रेविटी फेवर्स फ्लो इनटू सिग्मोइड कॉलोन, है ना। बेटा रेक्टम से सिग्मोइड कॉलोन में जाने के लिए आपको कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी पड़ेगी, तभी एनिमा का फ्लो सिग्मोइड कॉलोन की तरफ होगा। और हमने पढ़ा है कि हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, रेक्टम और सिग्मोइड कॉलोन दोनों को टारगेट कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है, यू आर प्रिपेयरिंग ए सोप सर्ट एनिमा, व्हाट इंग्रेडिएंट इज यूज फॉर द सर्ट्स, यानी कि सॉल्यूशन के लिए कौन सा सोप हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिश सोप, कैस्टल सोप, फिनॉल और क्लोरोहेक्सिडिन। तो इसके अंदर हम बेसिकली कैस्टल सोप, नहाने का जो साबुन होता है, लिक्विड सोप होता है, उसका इस्तेमाल करता है ना। नेक्स्ट है, ए पोस्ट ऑफ पेशेंट कंप्लेन ऑफ गैस पेन, विच एनिमा इज बेस्ट सूटेड। एक पेशेंट है हमारा जो कि किसकी कंप्लेन कर रहा है, आपका
गैस की कंप्लेंट कर रहा है, तो उसको कौन सा हम लोग देंगे? रिटेन्ड एनीमा तो देंगे नहीं, कौन सा देंगे? रिटर्न फ्लो देंगे। ऑप्शंस हैं ऑयल रिटर्न फ्लो, फॉस्फेट और सेलिन। तो हम लोग क्या देते हैं? रिटर्न फ्लो एनीमा देते हैं, जिसकी वजह से उसका गैसीय डिस्टेंशन क्या होता है? रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग एनीमा द पेशेंट अपीयर पेल एंड स्वेटी, व्हाट शुड द नर्स प्रायोरिटाइज? नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। आप एनीमा दे रहे हैं और आपका पेशेंट पीला पड़ गया और उसको बहुत ज्यादा पसीने आ रहा है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, पल्स एंड असेस द पेशेंट, आस्क टू स्ट्रेन, इंक्रीज एनीमा प्रेशर। देखो हम लोगों को ये कंडीशन वैगल स्टिमुलेशन की हो सकती है। हो सकता है पेशेंट की वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गई हो, जिसकी वजह से वो ब्रेडिकार्डिया में जा रहा हो, पेल पड़ गया हो और स्वेटिंग हो रही हो। हमको पेशेंट को रीअसेस करना होता है, एनीमा को रोक करके पेशेंट का असेसमेंट करना है कि भैया दिक्कत हो रही है तो दिक्कत क्या हो रही है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जोर लगाने के लिए भी नहीं कहेंगे, और एनीमा प्रेशर जो है उसको भी नहीं बढ़ाएंगे, है ना। ये तीनों चीज़ें कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकती हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो कंडीशन हमारे सामने अराइज हुई है उसका असेसमेंट करना है कि पेशेंट को हुआ क्या है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, A nurse is planning to administer the cleansing enema. What should be checked first? Body temperature, appetite, last bowel movement और pulse rate, है ना। हमसे पूछा गया है कि भैया एक जो नर्स है वो इवैक्यूएंट एनिमा देना चाहती है, उससे पहले जो है उसको क्या चीज़ चेक करनी है? बॉडी टेम्परेचर, उसका कोई लेना देना नहीं है। एपिटाइट, उसका कोई लेना देना नहीं है। लास्ट बाउल मूवमेंट हमें चेक करना है, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव बाउल मूवमेंट की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है। पल्स रेट यहाँ पर हम लोग सेकंड प्रायोरिटी इस क्वेश्चन के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि वेगल स्टिमुलेशन हो सकता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया में है तो उस पेशेंट को हमें एनीमा उस टाइम पे नहीं देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ए स्टूडेंट आस्क अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्यूब इंसर्शन, इन विच डायरेक्शन शुड द एनीमा ट्यूब बी डायरेक्टेड। तो बेसिकली आपको एनीमा ट्यूब का डायरेक्शन जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो किस दिशा में रखना होता है? टुवार्ड द सैक्रम, स्ट्रेट अपवार्ड, टुवार्ड्स अम्बिलिकस और साइडवेज। तो बेसिकली हमको किस तरफ रखना होता है? टुवर्ड्स अम्बिलिकस। ये करेक्ट आंसर है बेटा, इसको नोट कर लेना। जो एनिमा ट्यूब है वो अम्बिलिकस के डायरेक्शन में स्ट्रेट इंसर्ट की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट रिपोर्ट एब्डोमिनल क्रैम्पिंग ड्यूरिंग एनीमा, व्हाट शुड द नर्स डू? अभी मैंने आपको ये बताया था ये क्वेश्चन भी, कि एक पेशेंट रिपोर्ट करता है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एनीमा के दौरान, तो हमें क्या करना होता है? ऑप्शन है रिमूव ट्यूब, इंस्ट्रक्ट डीप ब्रीदिंग, लोअर एनीमा बैग और कंटिन्यू क्विकली। बेसिकली आपसे पूछा गया है कि भैया एक जो आपका पेशेंट है वो क्या कर रहा है, उसको मतलब क्रैम्पिंग हो रही है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो एनिमा को 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रोक देना है, उसके बाद स्लो रेट पर इन्फ्यूज करना है। तो बेसिकली ऑप्शन के अंदर वो नहीं दे रखा। ऑप्शन के अंदर क्या, रिमूव द ट्यूब, नहीं, प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है। इंस्ट्रक्ट डीप ब्रीदिंग, उससे कुछ नहीं होगा। लोअर एनिमा बैग, एनिमा बैग को जब हम लोअर करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और स्पाज्म रिलीव हो जाएगा, है ना। कंटिन्यू क्विकली, क्विकली नहीं करना है, उससे जो स्पाज्म उसको आया वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? लोअर द एनिमा बैग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड ए नर्स आइडियली शेड्यूल ए क्लींजिंग एनिमा, बेस्ट टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन? तो क्लींजिंग एनिमा देने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है। अब देखो, आफ्टर मील, ड्यूरिंग नाइट, बिफोर मील और अर्ली मॉर्निंग, एनी टाइम। ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम एनिमा को देने का होता है बिफोर मील, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, खाना खाने से पहले या फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग में क्या देते हैं, एनिमा देते हैं। नेक्स्ट है, ए 6 month old baby is prescribed enema, which is the safest solution? 6 month old बेबी को क्या देना है हमको? एनिमा देना है। तो एनिमा देने के लिए हम लोग कौन सा जो है बेसिकली एनिमा सबसे सेफेस्ट रहेगा? ऑप्शन है सोप वाटर, टैप वाटर, नॉर्मल सलाइन और ग्लिसरीन। हम लोगों को कौन सा एनिमा देना होता है बेटा? सबसे सेफ एनिमा है नॉर्मल सलाइन आपका। 6 मंथ ओल्ड बेबी के अंदर हम लोग नहीं चाहेंगे गैस्ट्रिक म्यूकोसा है जो इरिटेट हो जाए, तो हम लोग क्या देंगे उसके अंदर? सबसे इजीएस्ट वे में नॉर्मल सलाइन देंगे, है ना। तो ये हो गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। इस क्लास में हम लोगों ने एनिमा के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि एनिमा क्या है, कब इस्तेमाल हो रहा है, और जो एनिमा से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। थैंक यू।